वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। और इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर जो है वो रियलाइज करते हैं कि अभी जो द नीड ऑफ द आवर इज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर and encourage the peasants to invest on the land। यानी कि अब वक्त है, जरूरत है वक्त की कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और जो पीजेंट्स है इनको इंकरेज किया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें इसके ऊपर, लैंड के ऊपर। कि जितनी ज्यादा लैंड जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में आएगी, कल्टिवेटेबल लैंड बनेगी, उतना ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए और अपना जो रेवेन्यू है उसको एक कंटिन्यू फ्लो के लिए, चलाने के लिए और कंटिन्यू ताकि उनको जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू आता रहे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। तो मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम जो था ब्रिटिशर को वो लैंड रेवेन्यू था। द लैंड रेवेन्यू वाज one of the major source of income for Britisher in India, and there were broadly three types of land revenue policies which were devised by the Britisher in India, and these was the first one zamindari, which is also known as permanent settlement system. The second one is the Malwari system, and the third one is Rotwari system. Now we will discuss all of these one by one। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जिम्मेदारी सिस्टम क्या था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहां पे इंट्रोड्यूस किया था और इसके पीछे जो बेसिक जो है वो वजह क्या थी। ठीक है, तो जो जमींदारी सिस्टम जो था जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, एंड दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस who was the Governor General at that time in 1793 through permanent settlement in Bengal। सबसे पहले जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरुआत की थी। कहां से? बंगाल से। अब इस परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या हुआ था, जो लैंड जो थी वो जमींदार को और तुलुकदार को दी गई थी, और जमींदार एंड तुलुकदार वर पेड द ऑनर ऑफ द लैंड। ठीक है, और बहुत सारे जो ये एरिया जो है वो कैटेगराइज किए थे, यानी अलग अलग करके रखे थे। द स्मॉल विलेज वाज ग्रुप्ड इनटू ए वन बिग विलेज। ठीक है, और उसका एक हेड रखा गया था जिसको हम जमींदार कहते थे या तुलुकदार कहते थे, और उसको ऑनर ऑफ द लैंड बनाया गया था, और उसी को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, अंडर द जमींदारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द जमींदार फ्रॉम द फार्मर्स। यानी कि सारी जो जिम्मेदारी जो थी लैंड जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की वो जमींदार के ऊपर थी या तुलुकदार के ऊपर थी। वही जो है फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और सेम जो है क्या करना था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उनको जो है वो ब्रिटिशर को देना था। अब इसमें जो जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑनर ऑफ द लैंड, एंड द इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू द जमींदार्स एंड द तुलुकदार टू पे 89% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड 11% एज देयर शेयर। यानी 100% जो एक साल में जो है कलेक्ट करते थे, उसमें से 89% जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जमींदार को या तुलुकदार को, और 11% जो है उनमें से उनका शेयर था। लेकिन जमींदार और क्या था, जमींदार वर लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन इंटरनल अफेयर्स, यानी कि अंदरूनी जितने भी मामला थे इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो उनको कोई इंटरवेन नहीं करती थी। जो जमींदार थे उनको इंडिपेंडेंस रखा गया था, इंडिपेंडेंसी दी गई थी कि इंटरनल अफेयर में आप कैसे कलेक्ट करोगे रेवेन्यू। ठीक है, ये आपकी आइडिया है किस तरह से आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, कितना परसेंट आप जो है वो जो है इनको इम्पोज करते हैं। 1/10 जो है वो इम्पोज किया गया था। ठीक है,
तो अब ये सिस्टम जो है चल रहा था, लेकिन ये सिस्टम जो है फेल हो गया, ये कामयाब नहीं हुआ। इसके पीछे जो है इसकी जो कोलैप्स जो हुआ था ये सिस्टम, ये कोलैप्स क्यों हुआ, ये डिक्लाइन क्यों हुआ, इसके पीछे जो बेसिक रीजन जो था क्या था। सबसे पहला जो है बेसिक रीजन जो फॉर कल्टीवेटर्स, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो कल्टीवेट करते थे उनके लिए क्या प्रॉब्लम थी, उनके लिए प्रॉब्लम थी कि जो लैंड रेवेन्यू जो था ये परमानेंटली फिक्स था, यानी कि एनुअली चेंज नहीं होता था, एक ही टाइम जो है फिक्स किया जाता था और फॉरएवर के लिए था, यानी कि इसमें पीरियडिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। जो इसमें लैंड रेवेन्यू जो था परमानेंट सेटलमेंट में वो था, वो फिक्स था, यानी कि वो पीरियडिकली चेंज नहीं होगा, एक ही टाइम जो है पहले फिक्स किया गया था, वो फॉरएवर के लिए फिक्स था। अब इसमें जो कल्टीवेटर होते थे, जो लैंड रेवेन्यू जो था बहुत हाई था, द लैंड रेवेन्यू वाज वेरी हाई, सो द कल्टीवेटर वाज अनेबल टू पे द लैंड रेवेन्यू, यानी कि वो दे नहीं पाते थे। और दूसरा जो था, उनकी जो लैंड जो उनको दी जाती थी कल्टीवेट करने के लिए वो इनसिक्योर थी, यानी कि जो जमींदार जो ठेकेदार था वो कभी भी उनसे जो लैंड को जो ले सकता। इसीलिए जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कल्टीवेशन करना छोड़ दिया और मोस्ट ऑफ द विलेजेस बिकेम डेजर्ट, क्योंकि वो जितना वो इन्वेस्ट करते, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स थे जितना वो क्या करते थे, यानी कि जब वो इन्वेस्ट करने के लिए वो मनी लेंडर से मनी जो है एडवांस में लेते थे, लेकिन जितना वो इन्वेस्ट करते थे उतना भी उनको जो वापस नहीं आता था, इसलिए उन्होंने जो है वो कल्टीवेशन करना छोड़ दिया। और अब प्रॉब्लम जो है जो जमींदार के लिए क्या थी, प्रॉब्लम थी क्योंकि जो जमींदार जो था उसको तो फिक्स जो है वो लैंड रेवेन्यू था, लेकिन अब जो लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था तो जमींदार जो है वो उतना ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाता था और स्टेट को नहीं दे पाता था, इसलिए जमींदार भी जो है they were also unable to pay the land revenue to the state government because the land revenue was very high which was fixed by the state government। और दूसरा, अगर जमींदार एनुअली फेल हो जाता था लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट स्टेट गवर्नमेंट को करने में, तो उनकी जमीन भी जो है वो छीन ली जाती थी, उनकी जमीन भी सिक्योर नहीं होती थी, उनकी जमीन के ऊपर बिल लगाई जाती थी और बोली लगाई जाती थी, और जो है जितना रेवेन्यू जो उसको पेंडिंग होता था, जितना जो दूसरा जो है जो बोली लगती थी, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो बोली देता था उसको जो है उसकी लैंड जो है वो बेच दी जाती थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। तो कल के लिए हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका जो है ये मालवाड़ी सिस्टम और रोजगारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।